मॉर्निंग। अभी हम बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी की परिभाषा, अर्थ और इसका विशेष क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पारिस्थितिकी सामान्यतः पारिस्थितिकी का मतलब है कि जिस पर्यावरण में जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे और जो भौतिक कंपोनेंट्स हैं, मृदा है, जलवायु है, इन सब से बना हुआ एक जो तंत्र है, इसको ही पारिस्थितिकी कहते हैं। जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, जीवों में एक पारस्परिक संबंध पाया जाता है। जैसे शाकाहारी जीवों को प्राथमिक उत्पादक यानी हरे पौधों की ज़रूरत होती है, फिर मांसाहारी जीव शाकाहारियों को खाते हैं और फिर इस प्रकार से इनका ये साइकिल चलता रहता है। फिर ये अंततः अपघटित हो जाते हैं मृदा में, फिर इनसे जो एनर्जी एकत्रित होती है वो पुनः मृदा में मिल जाती है और फिर पुनः इससे हरे पौधे मृदा से एनर्जी को लेकर के पुनः अपना विकास करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश की सहायता से। तो इस प्रकार से जो ये साइकिल चलता रहता है और जीवों के मध्य ये एक प्रकार का पारस्परिक संबंध होता है और जीवों को इस तरह से कुछ भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे मृदा की आवश्यकता होती है, जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों की आवश्यकता में वे अपना विकास करते हैं। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और उसके उपरांत ये किसी दूसरे जीव के लिए भोजन बनते हैं, जैसे शाकाहारी जीव और मांसाहारियों के लिए भोजन बनते हैं। तो इस प्रकार से जो एक सिस्टम चलता रहता है संपूर्ण प्रकृति का, इसको हम पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें पारिस्थितिकी तंत्र की सीमा बहुत ही विस्तृत हो सकती है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी को ही हम एक पारिस्थितिकी तंत्र मान सकते हैं और एक छोटे से बगीचे को या एक पेड़ को भी हम पारिस्थितिकी तंत्र मान सकते हैं, क्योंकि पेड़ के ऊपर भी बहुत सारे प्रकार के जीव रहते हैं और पेड़ सूर्य के प्रकाश से और मृदा से पोषक तत्वों की सहायता से भोजन बनाता है, जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये भोजन तैयार करता है। फिर जो जीव हैं वो इसको, पेड़ को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो यानी पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा बहुत ही व्यापक है, इसका जो एरिया है वो बहुत ही व्यापक है। तो अब सामान्यतः हम देखते हैं इसका अर्थ और परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो पारिस्थितिकी का विकास प्राकृतिक इतिहास तथा जैव भूविज्ञान से पारिस्थितिक पर्यावरण तक हुआ है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए जैव विविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिक निर्वहन द्वारा भूमंडलीय पारिस्थितिकी पर जोर दिया जा रहा है। जीव विज्ञान में एक जैविक कड़ी का अध्ययन जीन, कोशिका, अंग, एकाकी जीव, जनसंख्या, जैविक समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य पटल, जीवोम तथा जीवमंडल के क्रम में करते हैं, जिनमें से पारिस्थितिकी में हम जीवों, जनसंख्या, जैविक समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्रों तथा जीवमंडल का अध्ययन करते हैं। इस व्यवस्था में यह स्पष्ट है कि एक स्तर की संरचना दूसरे स्तर के साथ संबद्ध है तथा इनके विभिन्न स्तरों के मध्य अभिलाक्षणिक दृष्टि से कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है। उदाहरणार्थ, एक जीव उसी जाति के अन्य जीवों के साथ मिलकर जनसंख्या का एक भाग बनता है और इसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक चक्रों के चक्रण एवं ऊर्जा के प्रवाह के कारण एक जैविक समुदाय का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी के अध्ययन में मनुष्य अपने प्रारंभिक इतिहास से ही रुचि रखता आया है। आदिम समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी उत्तरजीविता या सर्वाइवेलिटी के लिए पर्यावरण का पर्याप्त ज्ञान रखता था। प्रारंभ में इसी व्यवस्थित ज्ञान से पर्यावरण विज्ञान या पारिस्थितिकी का उद्भव हुआ। हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु तथा अन्य समकालीन चिंतकों के लेखों में भी पारिस्थितिकी के ज्ञान का आभास मिलता है। हिप्पोक्रेट्स ने मानव चिकित्सा एवं प्रकृति संबंधों में इस पर चिंतन किया। अरस्तु एवं थियोफ्रेस्टस ने जीवों तथा उनके परस्पर पर्यावरण से संबंधों का वर्णन सर्वप्रथम ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में किया। इसी दृष्टि से थियोफ्रेस्टस को विश्व का प्रथम पारिस्थितिक वैज्ञानिक कहा जा सकता है। यूनानी काल के उपरांत अंध युग में पारिस्थितिक अध्ययनों का दौर रुका रहा, जो पुनः पुनर्जागरण काल के बाद पुनः पूर्ण रुचि के साथ प्रारंभ हुआ, जब फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक रूमर ने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स पुस्तक 6 खंडों में प्रकाशित की। इसके उपरांत प्रकृति विद्वान बफन ने प्राणी जात के विश्व वितरण को प्रकाशित किया।
तो इस प्रकार से यानी इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन समय से चलता आ रहा है और विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अपने विचारों में पारिस्थितिकी को शामिल किया। अभी हम इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में देखते हैं। सन 1859 में विविध जीव जंतुओं के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों के अध्ययन के लिए इथोलॉजी नामावली का प्रयोग किया था आइसोडार ज्योरफ्राय सेंट हिलेयर ने। ये जो विद्वान थे इन्होंने इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ब्रिटिश प्रकृति विज्ञानी S.J. जैक्सन मीवार्ट ने जीव जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन के लिए एक्सिकोलॉजी शब्दावली का प्रयोग किया था। सन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में पारिस्थितिकी के अर्थ को स्पष्ट किया, जिसके कारण उनका सिद्धांत डार्विनियन इकोलॉजी बन गया। सर्वप्रथम सन 1869 में प्रसिद्ध जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी जर्मनी में ओइकोलॉजी शब्द को प्रयुक्त किया। यह ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से लिया गया है। इसी शब्द से इकोलॉजी तथा इकोनॉमी दोनों शब्दों की उत्पत्ति हुई। ओइकोनोमिया में दो शब्द ओइकोस तथा लोगोस समाहित हैं, जिनका अर्थ क्रमशः आवास यानी हैबिटेट तथा अध्ययन करना या टू स्टडी है। अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी को निम्न रूप में परिभाषित किया है। बाय ओइकोलॉजी वी अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ ओइकोनॉमी ऑफ द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनिमल organism. It requires into the whole relation of animal with their inorganic and organic surrounding, and above all their friendly and hostile relations with such animals and plants as they come into direct or indirect contact with, or in short with all the involved interdependence that Darwin designated as the conditions of struggle for existence। तो यानी भाई हिकल महोदय ने कहा कि भी हम इकोलॉजी जो ओइकोलॉजी शब्द जो है उससे हमें समझना चाहिए ओइकोनॉमी ऑफ द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनिमल्स ऑर्गेनिज्म, कि जीवों के एक जो गृह एक प्रकार का जो संबंध है उनका, उसका जो अर्थशास्त्र या उसका अर्थतंत्र समझना चाहिए एक प्रकार से। इट रिक्वायर्स इनटू द होल रिलेशंस ऑफ एनिमल्स विद देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सराउंडिंग्स, एंड अबव ऑल देयर friendly and hostile relations with such animals and plants as they come into direct or indirect contact with, or in sort with all the involved interdependence that Darwin designate as the conditions of struggle for existence। यानी इनके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो चारों ओर तत्व जो पाए जाते हैं हमारे, वो फ्रेंडली रूप से उनका जो संबंध पाया जाता है आपसी, ऐसे जीव जंतु एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनके उनमें परस्पर जो रिलेशनशिप होता है एक प्रकार का, उनका शॉर्ट संबंध हो या दीर्घकालिक जो संबंध होता है, उसको इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। इसमें परस्पर एक प्रकार की इंटरडिपेंडेंसी होती है, यानी पारस्परिक निर्भरता होती है। दैट डार्विन डेजिग्नेटेड, इसको डार्विन ने पदनामित किया या पदनाम दिया एज द कंडीशंस ऑफ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। इसको उन्होंने योग्यता की उत्तरजीविता या संघर्ष की उत्तरजीविता नाम से इसको संबोधित किया है। अर्नेस्ट हेकल 1869। E.P. ओडम महोदय ने पारिस्थितिकी जीव तथा जीवों के समूह का वातावरण के साथ में संबंधों का अध्ययन है, ये कहा E.P. ओडम महोदय ने। ओडम की मान्यता थी कि जैविक तथा अजैविक संगठक परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होने के साथ ही एक निश्चित तंत्र के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप में कार्यशील रहते हैं। वार्मिंग के अनुसार पारिस्थितिकी जीवों व पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी को परिभाषित किया। W.G. मूर के अनुसार पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों का प्रतिपादन करता है।
जी टेलर के अनुसार पारिस्थितिकी में सभी जीव जंतुओं का संपूर्ण पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पीटर हेगेट के अनुसार पारिस्थितिकी जीव जंतुओं एवं पादपों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। और ब्रिटेनिका विश्वकोश के अनुसार पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के एक दूसरे से संबंधों तथा उन तत्वों पर प्रकाश डालता है जो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने अपने ढंग से पारिस्थितिकी को परिभाषित किया है। अब हम देखते हैं इसका जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वैसे तो पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, क्योंकि एक प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी इसका विषय क्षेत्र है, लेकिन फिर भी हम इसको कुछ डिवाइड करके और हम इसका अध्ययन की सरलता की दृष्टि से निम्न प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। पारिस्थितिकीय चिंतन के विकास एवं स्वरूप में परिवर्तन के साथ साथ पारिस्थितिकी विषय क्षेत्र विस्तृत हुआ है। बढ़ती जनसंख्या के कारण मानवीय आवश्यकताएं भी बढ़ी है, जिनके आपूर्ति हेतु मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण का अतिदोहन किया है। परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं उभर कर सामने आई है। इसी संदर्भ में मानव पर्यावरण संबंध रोचक बन गए हैं, जिसके साथ ही पारिस्थितिकी का महत्व भी बढ़ गया है। आरंभिक समय में पारिस्थितिकी का महत्व केवल शैक्षिक था, लेकिन विकास बनाम पारिस्थितिकी के दौर में इसके विषय क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अतः वर्तमान समय में पारिस्थितिकी पर्यावरण का पर्याय बन रही है। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं पादपों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी एक बहुआयामी शाखा है जो जीव विज्ञान के साथ साथ रसायन, भौतिक, भूगोल, भूगर्भ विज्ञान, जल विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र आदि से संबंधित है। पारिस्थितिकी सिद्धांतों के द्वारा प्राकृतिक समुदाय के विभिन्न संबंधों को समझने में सहायता मिलती है। पारिस्थितिकीय ज्ञान के अनेक प्रयोग कृषि, बागवानी, सरोवर विज्ञान, मत्स्य पालन, खरपतवार नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण आदि में देखने को मिलते हैं तथा इसी ज्ञान के आधार पर भोजन के नवीन स्रोत, पेस्ट द्वारा जैविक नियंत्रण को खोजने में सहायता मिलती है। प्रकृति में पेड़ पौधों एवं जंतुओं के बाहुल्य तथा पर्यावरण की परिवर्तनशीलता ने भी पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र को विस्तृत किया है। प्राकृतिक समुदाय तथा उसके अवयव जिन सिद्धांतों के सीमा में कार्य करते हैं, उनका अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य है। प्रकृति में सभी जीव जंतु अपने परिवृत्त पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन करने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत यदि वे अनुकूलन में असफल रहते हैं तो प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन द्वारा वे धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों तथा अध्ययन उपागमों के संदर्भ में पारिस्थितिकी के विकास काल को 4 प्रावस्थाओं में व्यक्त किया जाता है, जबकि पियर्स साल 1964 ने 1964 तक के विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। क्रिस पार्क ने निम्न अवस्थाएं बताई है। प्रथम प्रावस्था, इसके अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध तक की अवधि को सम्मिलित किया जाता है। इस अवधि में मुख्य रूप से जीवों एवं उनके पर्यावरण में परस्पर संबंधों के आधार पर पारिस्थितिकी को परिभाषित किया गया है। इसके उपरांत वनस्पतियों की आधारभूत इकाइयों की खोज एवं उनका अभिनिर्धारण हुआ। डार्विन की जातियों के उद्भव या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की संकल्पना के अनुसार पौधे एवं जंतुओं के विकास या इतिहास का लक्षणों सहित पता लगाया गया है। द्वितीय प्रावस्था, यानी प्रथम विश्व युद्ध की तक की जो विद्वानों ने परिभाषा दी, उसके अकॉर्डिंग इसकी एक प्रकार से ये काल है जो प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व का काल है। तो इसमें उन्होंने भिन्न प्रकार से इसको परिभाषित किया है। उसके पश्चात द्वितीय प्रावस्था है। तो प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्धों की अवधि में हुए पारिस्थितिकीय विकास को द्वितीय प्रावस्था में सम्मिलित किया गया है। इस अवधि में मुख्यतया वनस्पतियों के सर्वेक्षण, मापन तथा वर्गीकरण की तुलना में विशेषताओं तथा निवास क्षेत्रों की भौतिक दशाओं में परस्पर संबंधों का अधिक गंभीरतापूर्ण अध्ययन किया गया है। जैविक एवं अजैविक संगठनों में अंतः प्रक्रियाओं के विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन किया गया। तृतीय प्रावस्था, तृतीय प्रावस्था में द्वितीय विश्व युद्ध से 1960 तक की अवधि को समाहित किया जाता है। इस काल के दौरान पारिस्थितिकी अध्ययनों में तंत्र विश्लेषण का प्रयोग आरंभ हुआ। तंत्र विश्लेषण के माध्यम से जीवों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन आरंभ हुआ। चतुर्थ प्रावस्था, इस अवस्था को आधुनिक प्रावस्था कहते हैं। इसकी अवधि 1960 से आरंभ होकर वर्तमान तक जारी है। इस अवधि में पारिस्थितिकी अध्ययनों का स्वरूप तीव्र गति से बदलने लगा तथा इसमें विविधीकरण तथा विशिष्टीकरण या डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन परिलक्षित होने लगा। इस दौरान पारिस्थितिकीय तंत्र या इकोसिस्टम, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का पुनर्चक्रण, लिखित सिद्धांत तथा पादों में परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया जाने लगा।
तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से पारिस्थितिकी का हम विकास काल कह सकते हैं, और आगे हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।